हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट, जिसका नाम है विद्यालय के प्रकार। 10 नंबर का यूनिट है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिनसे आप 10 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, विद्यालय के बारे में हमने पीछे के यूनिट्स में भी काफ़ी बातें करी हैं, काफ़ी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। जैसे विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। इस तरह से हमने डिस्कस किया। बट इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इस तरह से जो अलग अलग प्रकार के विद्यालय होता है, उनकी कुछ बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विद्यालयों की प्रशासनिक संरचना के बारे में। संरचना में देखिए, राजस्थान राज्य की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। रियासतें आपस में विलीन होकर के और 1949 में राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। पूर्व में प्रत्येक रियासत की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली अलग अलग थी। इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और शिक्षा को सुव्यवस्थित अच्छी तरह से संचालित करने के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की स्थापना करी गई। परंतु राज्य में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1949 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था का दायित्व पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जिला परिषदों व पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1947 में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए, जो वर्तमान में पृथक पृथक विभागों के रूप में संचालित है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो सके। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। और अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन किस तरह से होता है, इसका भी टॉपिक इस यूनिट में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए दोस्तों, कक्षा 8 तक परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए हम मूल्यांकन की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि लगातार मूल्यांकन, बीच बीच अंतराल में मूल्यांकन। जैसे एक मूल्यांकन तो क्या होता है, पूरे साल कंप्लीट कोर्स होने के बाद में होता है। एक मूल्यांकन होता है हर महीने हो या फिर हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हो, तो उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। लगातार मूल्यांकन को इस विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रत्यय परीक्षा सुधार के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है, जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे। दूसरा सिद्धांत क्या है कि मूल्यांकन कार्य सत्रांत यानी कि साल खत्म, ईयर पूरा कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ना होकर के सत्र के दौरान लगातार होता रहे। यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, जिसे पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा सत्र के बीच में लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में लिया जाता है, टेस्ट के रूप में लिया जाता है, और छात्रों को उनकी सफलताओं एवं कमियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे छात्रों को पृष्ठ पोषण मिले, वह अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयासरत रहें। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी के विकास के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, नैतिक आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी है। और देखिए, टेस्ट के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है, पर कौन सी क्लास में होता है ये आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 5 एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता है हर साल। प्रवेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो इस तरह से कुछ बिंदु विशेषता और जो मेन बिंदु कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, तो वो ध्यान रखना है। और उद्देश्यों की हम सबसे पहले बात करते हैं। उद्देश्यों में पहला बिंदु है क्षमता एवं सामाजिक न्याय के साथ श्रेष्ठता के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा उद्देश्य है देश के विभिन्न भागों, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा हम देंगे। और तीसरा उद्देश्य क्या है इसका? सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, जिसमें संस्कृति की सशक्त पहचान हो। संस्कृति की पहचान होगी सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा से, और मानव मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी। साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के सशक्त घटकों को सम्मिलित करना इसका उद्देश्य है। चौथा क्या है? अनुभवों एवं सुविधाओं के आदान प्रदान का प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन का प्रयोग करना। इसके बाद में नवोदय विद्यालय की विशेषताओं की बात करते हैं। पहली बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है कि कक्षा 5 और कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाया जाता है। और प्रवेश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, जो कि प्रतिवर्ष होती है। यह परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर करवाई जाती है हर वर्ष। और इसमें देखिए कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। दूसरा विशेषता क्या ध्यान में रखनी है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा बालिकाओं के लिए आरक्षण, ग्रामीण बच्चों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए जिले की जनसंख्या के अनुसार समानुपातिक एवं आरक्षित होते हैं।
परंतु अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होता। विद्यालय में 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए, 3% स्थान विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होता है। पहली बात कि 75% स्थान आरक्षित होता है इसमें ग्रामीण बच्चों के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए जिले की संख्या के अनुसार समानुपातिक स्थान आरक्षित होते हैं और यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम होता है। विद्यालय में 1/3 स्थान बालिकाओं के लिए, 3% स्थान विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस तरह से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और ये अगला बिंदु क्या आता है कि निःशुल्क सह शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से समृद्ध होते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कक्षा 6 के स्तर पर ही प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय होते हैं। इनमें भोजन, पढ़ने, रहने, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है। अवकाश के दिनों में घर आने जाने के लिए रेल और बस के लिए किराए की सुविधा भी करवाई जाती है। और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति माह का शुल्क लिया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग को इससे मुक्त रखा जाता है। बाकी कैटेगरी से 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें क्या करेंगे, 200 रुपये प्रति महीने उनसे फीस लेंगे और आरक्षित वर्ग जो है उनसे कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र का पालन कहाँ पर किया जा रहा है। तो सामान्यतः कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होता है। कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित विषय हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अध्ययन कराया जाता है। तो त्रिभाषी सूत्र का पालन इसमें करते हैं। इसके बाद में 5वां बिंदु है राष्ट्रीय एकता का विकास इसमें होता है। राष्ट्रीय एकता के विकास के उद्देश्य से एक शैक्षिक सत्र में हिंदी भाषी विद्यार्थियों को अहिंदी भाषी क्षेत्रों में तथा अहिंदी का मतलब है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन भाषी विद्यालयों को हिंदी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालय में रखा जाता है। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर हिंदी बोलने वाले बच्चों को रखते हैं और जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर हिंदी नहीं बोलने वाले बच्चों को रखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता का विकास इस तरह से करते हैं। और इसके बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में बात करना है। तो जहाँ तक संभव होता है यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकार विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि या किराया मुफ्त अस्थायी भवन उपलब्ध करवाती है। तो अस्थायी भवन होगा तब भी बन जाएगी, बट वहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर रहेगा। और निःशुल्क भूमि या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सरकार विद्यालय स्थापित करती है और निःशुल्क ये पूरा कंप्लीट काम होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में करने की वजह क्या होती है, कोई भी विद्यालय अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है तो उसकी खास वजह है कि शहर के चकाचौंध से दूर, भीड़ भाड़ से दूर और एक शांत वातावरण में विद्यालय की स्थापना। इस तरह से कुछ उदाहरण अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में विद्यालय की स्थापना क्यों करी जाती है, तो इसमें कुछ लिखना है आपको इस तरह से। इसके बाद में बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। नवोदय विद्यालयों का संचालन एक पंजीकृत स्वायत्ती सोसाइटी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का अभिकरण है। इसमें देखिए पहला बिंदु, नवोदय विद्यालय समिति एक एग्जीक्यूटिव समिति के माध्यम से कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव समिति के माध्यम से कार्य करती है। साथ में इस समिति के पदेन अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री ही होते हैं, इसी के अंडर में आती है। वर्तमान में समिति के 8 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं, जो भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पूना, पटना और शिलांग में अवस्थित हैं। तो 8 क्षेत्रीय कार्यालय आपको ध्यान रखने हैं। और विकास स्तर पर एक विद्यालय सलाहकार समिति तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। जिला मजिस्ट्रेट इस विद्यालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं देखिए सैनिक स्कूलों के बारे में। सैनिक स्कूलों की विशेषताएं देखिए, सैनिक स्कूलों के लिए भूमि और भवन तथा उनके रखरखाव पर संपूर्ण खर्च संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार खर्चा करती है सारा। ये पूर्णतः आवासीय होते हैं, हॉस्टल भी इनमें रहता है। इनका संचालन पब्लिक स्कूल की तरह किया जाता है। कक्षा 12 तक एनसीसी अनिवार्य होती है, एनसीसी वाले स्टूडेंट होते हैं इसमें। और इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करवाया जाता है। अधिकतर इस सैनिक स्कूलों की व्यवस्था कक्षा 6 से 12 तक 525 विद्यार्थियों के हिसाब से की गई है। ये विद्यालय पूर्णतः संवित पोषित होते हैं और प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल कर्नल रैंक का होता है, एक हेडमास्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का और एक रजिस्ट्रार मेजर रैंक का होता है। तो ये यहाँ पर सैनिकों के बारे में आपको बात ध्यान रखनी है कि सैनिक स्कूल में सैनिक रहते हैं अध्यापन करवाने के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। और किस किस रैंक के रहते हैं ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय केजीबीवी के बारे में। केजीबीवी में देखिए, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं।
इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन करती है। सन 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में 200 केजीबीवी संचालित थे, जिनमें से 186 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में और 14 शहरी क्षेत्र में थे। तो इस तरह से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में आपको ध्यान रखना है, बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में आप बात करते हैं। पहली विशेषता देखिए, सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम और द्विभाषी माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। सभी केंद्रीय विद्यालय सह व मिश्रित विद्यालय हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। समुचित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षक की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है। छठी विशेषता है, कक्षा 8 तक के लड़कों और कक्षा 12वीं तक की लड़कियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। ट्यूशन अगर वो कर रहे हैं तो उनको फ्री पढ़ाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों की बात करते हैं तो उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें से रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, इनके बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करके उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा उद्देश्य है विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। तीसरा उद्देश्य है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचारों को सम्मिलित करना। तो ये कुछ उद्देश्य यहाँ पर पढ़ने हैं। और इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में, कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य क्या है कि विद्यालय में एक निश्चित स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाति, स्थान, लिंग या संप्रदान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी विद्यार्थियों की पहुंच हो, सभी विद्यार्थी उसमें आकर के पढ़ें बिना किसी जाति के भेदभाव, बिना किसी स्थान के भेदभाव, बिना किसी लिंग के भेदभाव और बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राममूर्ति समिति 1990 ने कॉमन स्कूल सिस्टम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कुछ अनुशंसाएं की हैं, जो निम्न है। पहली अनुशंसा क्या करी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे अपेक्षित आधारभूत संरचना एवं शिक्षा के स्तर के उन्नयन में सहायता मिल सके तथा स्थानीय निकाय, सरकार एवं सहायता प्राप्त स्कूलों की सच्चे अर्थों में पड़ोसी विद्यालयों में बदला जा सके। दूसरा बिंदु देखिए, पिछड़े इलाकों में शहरी गंदी बस्तियों, आदिवासी एवं दुर्गम स्कूलों, सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों आदि को स्कूली तंत्र में सुधार के लिए विशेष राशि आवंटित करने का प्रावधान करना चाहिए। तीसरा बिंदु है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में कुछ बिंदु। एक सैनिक व्यवस्था जिसमें जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग आदि समाज में स्थित जो मानसिक एवं सामाजिक क्षमता के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कॉमन स्कूल सिस्टम भारतीय संविधान में उल्लेखित अवसरों की समानता एवं सामाजिक न्याय का सम्मान करें और उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। इसके बाद में बात करते हैं मदरसाओं को लेकर के। मदरसाओं के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा की तर्ज पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उनको प्राथमिक शिक्षा प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण देने के लिए राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भांति संचालित किए जा रहे हैं। तो इन शिक्षा केंद्रों को मदरसा कहते हैं, जो कि अल्पसंख्यक समुदायों की विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर पढ़ाई के लिए विद्यालय खोले गए हैं और उनको प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ पर दी जाती है मदरसों में। इसका उद्देश्य पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में लाना तथा मदरसों में आधुनिकीकरण, शुद्धिकरण एवं विस्तार की योजनाएं बना करके उन्हें क्रियान्वयन करना मदरसा बोर्ड का उद्देश्य है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको थर्ड यूनिट में ध्यान रखना है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और दोस्तों, सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट से आप आसानी से यूनिट वाइज सारी वीडियोस को देख पाएंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश करी है उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में समाहित करने की, इस नोट्स में समाहित करने की, जिनसे आपका पेपर में इस यूनिट में से 10 नंबर आ पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।